साथियों, यह हमारा टेस्ट क्रमांक 7 है जो कि FLT टेस्ट 7 है ना। हम फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं, साथ ही टॉपिक वाइज टेस्ट भी चल रहे हैं। तो हर यूनिट में जितने टेस्ट टॉपिक हैं उतने ही टॉपिक वाइज टेस्ट आने हैं। मतलब 10 यूनिट के जो आप टॉपिक देखोगे ना, तो टोटल 10 यूनिट के प्रीलिम्स परीक्षा के टॉपिक हो रहे हैं 70। तो वो 70 टॉपिक वाइज टेस्ट आएंगे। साथ ही 20 अलग से टेस्ट आएंगे जो कि MPGK के विशेष होंगे। और जो फुल लेंथ टेस्ट हैं ये टेस्ट क्रमांक 7 है। तो ये FLT टेस्ट है जिसमें कंप्लीट सिलेबस रहेगा प्रीलिम्स परीक्षा का, तो उसको कवर किया गया है। ये 7वां टेस्ट है। और पिछले 6 टेस्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें डले हुए हैं, जरूर टेस्ट लगाइएगा, है ना। तो देखो, हम थोड़ा स्पीड से चलते हैं यहाँ पे। तो अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, अभी हमारी तैयारी फ्रेज को दर्शाती है ना। इसके बाद जो प्रस्थानम सीरीज है ना, हम उसको लगाएंगे। उसके 10 टेस्ट रहेंगे, वो यूनिट वाइज ही रहेंगे। एक टेस्ट रहेगा 1 यूनिट का, फिर दूसरी यूनिट का, तीसरी यूनिट का, इस प्रकार से 10 टेस्ट रहेंगे 10 यूनिट के। तब तक हमारी तैयारी का समय कंप्लीट हो चुका होगा और पेपर भी नजदीक आ चुका होगा, तब लगाएंगे उसको। अभी जो हमारे इस टेस्ट का पहला प्रश्न है, हम उस पर आते हैं। उससे पहले आप एक बार लाइक का बटन जो है दबा दीजिएगा और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़रूरी होता है ये काम आपके लिए, है ना, और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना महत्वपूर्ण कंटेंट जो है लेके आ रहे हैं। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला जो प्रश्न है कि ऋत व्यवस्था के कितने भाग माने जाते हैं। तो जो ऋत व्यवस्था है, हमें ये बताना है कि ऋत व्यवस्था के कितने भाग माने जाते हैं। तो ऋत व्यवस्था जो है ना, इसके 2 भाग माने जाते हैं। कितने? 2 भाग। ऋत व्यवस्था के 2 भाग माने जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा समय लेते नहीं हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ें कराने का हमारा लक्ष्य है। क्योंकि MPPSC प्रीलिम्स परीक्षा का जो प्रश्न का लेवल होता है ना, वो सीधे फैक्ट वाइज होता है। और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट हो गए तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होता है कि अच्छे प्रश्न आते हैं, तो पॉलिटी को थोड़ा डीप में जाके हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पॉलिटी की क्लासेस अभी शुरू होंगी, इंडियन पॉलिटी की, तो उसमें आप देखेंगे। ऋत व्यवस्था के कितने भाग माने जाते हैं। तो ऋत व्यवस्था के 2 भाग माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं ऋत व्यवस्था के 2 भाग? तो एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है नैतिक। देखो, प्राकृतिक में प्रकृति के द्वारा उसका संचालन किया जाता है, और नैतिक में समाज में नैतिकता, विधि की स्थापना, ये सब शामिल होता है। तो ऋत व्यवस्था के 2 भाग माने जाते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक होता है नैतिक। अगला जो प्रश्न है, सत्यकामा जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के कारण लांछन को चुनौती देती है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है। तो जो सत्यकाम जाबाल है ना, उसकी कथा के बारे में किस ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें इसकी जानकारी मिलती है छांदोग्य उपनिषद से। किससे? छांदोग्य जो उपनिषद है, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मंगोलायड स्थिति किससे संबंधित है। जो मंगोलायड स्थिति है ना, किससे संबंधित है। तो मंगोलायड स्थिति जो है ये ट्राइसोमी से संबंधित है। किससे? ट्राइसोमी से संबंधित है मंगोलायड स्थिति। क्या होता है इस मंगोलायड जो ट्राइसोमी है ना, इस सिंड्रोम का शिशु नाटे कद और मंद बुद्धि वाला होता है, उसको ही मंगोलियम कहा जाता है। और 21वें जोड़े में 2 गुण की जगह 3 गुण हो जाते हैं। जब व्यक्ति का जो बच्चा होता है ना, उसमें जो 21 जोड़े होते हैं ना ट्राइसेमी के, 2 की जगह कितने हो जाते हैं? 3 गुणसूत्री हो जाता है, तो उसको कहा जाता है मंगोलाइड। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से है। चौथा प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से जो कौन सा कथन है सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है इनमें से। पहला कथन है 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बिल्कुल किया गया होगा, है ना। तो ये तो सही मान के चल रहे हैं, अभी देखेंगे, चेक करेंगे इसको, है ना। इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था और उन्होंने भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया था। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। 1942 में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया, इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था और आजाद दस्ता का इन्होंने गठन किया था। तो जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोक नायक भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था? लोक नायक भी कहा जाता था। और भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने ही दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 5 है और इन कथनों को देखने के बाद हमें बताना है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था जो है, इसके संदर्भ में सही कूट कौन कौन से हैं। तो मुगल मनसबदारी व्यवस्था की बात की जा रही है। मनसबदार जो है योग्यता के आधार पर नियुक्त होते थे उस समय। तो देखते हैं कि क्या इसके संबंध में सही है। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल किए जाते थे। मनसबदार
अनुवांशिक अधिकारी होते थे तो अनुवांशिक नहीं होते थे। मनसबदार जो है ना, योग्यता के आधार पर इनकी नियुक्ति होती थी, जो अभी हम पहले ही बता चुके थे। कैसे? योग्यता के आधार पर। तो दूसरा कथन तो होगा नहीं। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, तो बिल्कुल थे, मनसबदारों के 3 वर्ग हुआ करते थे। और चौथा है दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दीवान कार्यालय के द्वारा इनको वेतन नहीं दिया जाता था। इस प्रकार से मुगल मनसबदारी व्यवस्था में याद रखना है कि जात एवं सवार प्रधान पद था। मनसबदार जो है योग्यता के आधार पर नियुक्त होते थे, ना कि अनुवांशिक। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, यह भी याद रखना है। और दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन नहीं दिया जाता था। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है बैक्टीरियोफेज। फेज है किसका? है बैक्टीरियोफेज, है ना। तो इसका फेज होगा, क्या हो जाएगा? विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु। उसका नाम ही वैसा है तो उसी से मिलेगा बैक्टीरियोफेज, है ना। विषाणु जो है इसकी खोज किसने की थी? तो टूबार्ट जो है ना, टूबार्ट, इन्होंने खोज की थी। और जो विषाणु शब्द है किसने दिया था? डी हैरले ने विषाणु शब्द दिया था। डी हैरले ने विषाणु शब्द दिया था। इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएसडीएनए होता है। क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ डीएसडीएनए होता है विषाणु में। इसके कारण गंगा नदी का पानी कभी सड़ता नहीं है। किसके कारण? बैक्टीरियोफेज के कारण। जो बैक्टीरियोफेज है ना, इसके कारण गंगा नदी का जो पानी है कभी सड़ता नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7वां है और ये नई विदेश नीति 2023 की है, जो उससे संबंधित है। नई विदेश व्यापार नीति 2023 एमनेस्टी योजना का उद्देश्य क्या है? तो नई विदेशी व्यापार नीति जो है उसमें एमनेस्टी योजना का उद्देश्य बताना है कि क्या है। तो देखते हैं कि क्या है इसका उद्देश्य। तो विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाना जो है इसका उद्देश्य है। विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाना एमनेस्टी योजना का उद्देश्य है, जो कि नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में शामिल की गई है। अगला प्रश्न है, एक साइड मुख्यमंत्री दिए हुए हैं और दूसरी साइड उनका जन्म स्थान दिया हुआ है और मेल कराना है कि कौन सा जो है इसका सही होगा। तो देखते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे, ये सागर जिले से संबंध रखते हैं। सागर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? सागर में जन्म हुआ था। और श्री भगवंत मंडलोई जो है ना, इनका जन्म हुआ है खंडवा में। कहाँ पर हुआ है? खंडवा में। तो दूसरे का तीसरा हो जाएगा। तो भगवंत मंडलोई का जन्म कहाँ हुआ है? खंडवा में हुआ है। और कैलाशनाथ काटजू जो है, इनका जन्म हुआ है जावरा में। कहाँ पर? कैलाशनाथ काटजू का जन्म हुआ है जावरा में। और श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र जो हैं, इनका जन्म हुआ है उन्नाव में। तो आपको याद रखना है कि देखो, पंडित रविशंकर शुक्ल सागर में इनका जन्म हुआ, भगवत मंडलोई खंडवा में इनका जन्म हुआ, कैलाशनाथ काटजू का जन्म जावरा में हुआ है, और श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र जो हैं, इनका जन्म हुआ है उन्नाव में। तो उल्टे क्रम में आंसर है तो होना चाहिए, ए का होना चाहिए चौथा, बी का तीसरा। तो ए का चौथा और बी का तीसरा इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, है ना। और सी का है दूसरा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और सत्य कथन बताना है ना, इनमें से किसके बारे में? ग्रीन हाउस गैस के एमिशन उपग्रह के संदर्भ में। तो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन उपग्रह के संदर्भ में हमें सत्य कथन बताना है। तो पहला जो कथन है, जापान ने इबुकी नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो बिल्कुल किया है। इसे GHG सेट के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल जाना जाता है। और उपग्रह ग्रीन हाउस गैसों के अनुश्रवण करने हेतु प्रक्षेपित किया गया था। तो यह भी कथन सही है। तो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन उपग्रह जो है ना, उसमें इबुकी का नाम याद रखना है, जापान का इबुकी, है ना। GHG सेट के नाम से जाना जाता है। और ग्रीन हाउस गैसें हैं जो उनके अनुश्रवण के लिए प्रक्षेपित किया गया था। यह भी कथन सही है। तो तीनों कथन सही है। इस प्रकार से इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है और बताना है कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो एंडोस्कोप होता है ना, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना है। तो एंडोस्कोप जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है एंडोस्कोप कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो जो फिडे टूर्नामेंट है, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट शतरंज का, उसे सबसे कम उम्र में जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर है डुम्मा राजू गुकेश जो हैं सबसे कम उम्र में इस टूर्नामेंट को जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
डुम्मा गुकेश किससे संबंधित हैं? शतरंज से संबंधित हैं। विश्वनाथ आनंद का संबंध भी शतरंज से है। हिकारू नाकामुरा का भी संबंध और गैरी कास्पारोव का भी संबंध शतरंज से है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्वेश्चन नंबर 12 है और सही कथन की पहचान करनी है। किसके संबंध में? नेशनल वन हेल्थ मिशन है ना, एक राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन है ना, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है ना, इसके संबंध में सही कथन की पहचान करनी है कि सही कथन कौन कौन से हैं। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। देखो, पहला कथन है प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद PMSTIAC ने राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य मिशन स्थापित करने को मंजूरी दी है। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है इसका उद्देश्य एकीकृत रोग निगरानी, संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया और समन्वित अनुसंधान एवं विकास के लिए रणनीति तैयार करना है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा जो कथन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ हैदराबाद में स्थित है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हैदराबाद में नहीं है। कहाँ पर है? नागपुर में है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ जो है ये नागपुर में है, ना कि हैदराबाद में। तो इस प्रकार से तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा और हमें पहचान करनी थी सही कथन की। तो पहला और दूसरा कथन जो है सही है और ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र है? तो इन नदियों में से इन 4 नदियों के ऑप्शन देखिए और किसका जो है जलग्रहण क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक है, हमें ये बताना है। तो देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी का जलग्रहण क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक है इन 4 ऑप्शनों में, है ना। ऑप्शन बदल भी सकते हैं परीक्षा में, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो, गोदावरी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो है 3,12,813 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,12,813 वर्ग किलोमीटर। और जो कृष्णा का है ना वो 2,00,000 के पास है ना, 2,50,000 लगभग। और जो महानदी है 1,41,000 उसका भी है। और जो नर्मदा का जलग्रहण क्षेत्र है वो 98,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो इसमें सबसे कम जो है वो नर्मदा का ही है इन ऑप्शनों में, है ना। सबसे पहले गोदावरी, फिर आती है कृष्णा, फिर महानदी और फिर नर्मदा। ये कथन जो है QR कोड से संबंधित है और बताना है कौन सा कथन जो है सत्य है QR कोड के संबंध में। तो क्वेश्चन नंबर 14वां है QR कोड से संबंधित कथनों पर विचार कर सत्य कथन बताइए। इसका पूरा नाम जो है क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। तो बिल्कुल होता है। तो ये तो अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है कि QR का पूरा नाम क्या होता है। तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है इसका फुल फॉर्म। दूसरा कथन है इसमें छोटे काले और सफ़ेद वर्गों का एक प्रिंट वर्ग पैटर्न होता है जिसमें एक डिजिटल डिवाइस द्वारा पढ़ा जा सकता है। तो बिल्कुल है ना, ये बिल्कुल सही है कि इसमें सफ़ेद और काले वर्गों का एक प्रिंट होता है। और तीसरा कथन है काले और सफ़ेद वर्ग 0 से 3 तक की संख्याओं और विभिन्न भाषाओं के अक्षरों आदि को दर्शाते हैं। तो यह कथन भी सही है। इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही जो है सही कथन है। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 है कि COPD का पूर्ण रूप क्या है? COPD का जो है पूर्ण रूप बताना है कि COPD का पूर्ण रूप क्या है। तो COPD जो है ना इसका पूर्ण रूप होगा क्रॉनिक, क्या हो जाएगा? क्रॉनिक। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है ना, ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 है। 16 में हमें कथनों पर विचार करना है। किसके संबंध में? भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन जो है सही है। पहला जो कथन है किसके संबंध में? भू आकारों की संरचना है। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय दक्कन पठार का ही विस्तार है। तो बिल्कुल है, संरचनात्मक दृष्टि से जो है मेघालय दक्कन पठार का ही हिस्सा है ना। ये किससे अलग होता है? मालवा गैप जो है ना उसकी वजह से अलग होता है, वरना जो मेघालय है वो दक्कन पठार का हिस्सा है संरचनात्मक दृष्टि से। और जो दूसरा कथन है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है। तो कश्मीर घाटी की जो रचना है एक समभिन्नति से हुई है। तो बिल्कुल हुई है, कश्मीर घाटी की जो रचना है एक समभिन्नति से हुई है। और तीसरा है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। तो अग्रगर्त जहाँ कहने का मतलब है कि जहाँ पहले गर्त हुआ करती थी, तो बिल्कुल था, वहां पर एक बहुत गहरी गर्त थी, टैथिस सागर हुआ करता था, है ना। तो वहां पर एक बड़ी गर्त थी, वहां पर जो है हिमालय से आने वाली नदियों से क्या हुआ?
अवसाद आते गए और बिछते गए और क्या बन गया, एक मैदान बन गया है। चौथा कथन है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण, तो त्रिकोणीय अभिसरण नहीं है इसमें, है ना, चीनी प्लेट हिस्सा नहीं है इसकी। देखो एक तो भारतीय प्लेट है और एक है यूरोपीय प्लेट, इन दोनों के टकराने से जो है ना क्या हुई है, भारतीय हिमालय की जो है उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और चीनी प्लेट का विवरण टेक्टोनिक सिद्धांत में कहीं नहीं देखने को मिलता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो चौथा जो है हमारा हिस्सा नहीं है। इस प्रकार से 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्ष 2023 में आसियान का विकास किस 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 क्रम का वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है आसियान का 2023 में, तो ये हुआ है 43वें क्रम का। कौन से क्रम का, 43वें क्रम का जो इस बार आयोजन किया गया था। जो 2023 में आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ था ना, ये 43वें क्रम का था। कौन से, 43वें क्रम का, ये याद रखना है कि 2023 का कौन सा है, 43वें क्रम का है। और इसकी अध्यक्षता जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है उन्होंने की थी, और मेजबान देश भी इंडोनेशिया ही था, तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सार्क के पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है, तो सार्क के जो पर्यवेक्षक देश हैं उनकी संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो सार्क के पर्यवेक्षक देशों की संख्या 9 है। कितनी है, 9 है। सार्क के जो पर्यवेक्षक देश हैं उनकी संख्या 9 है। जो सार्क का फुल फॉर्म होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन सार्क की जो स्थापना वर्ष है वो मैं आपको बता देता हूं कि 1985, कब, 1985 में जो है सार्क की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा। और इसके पर्यवेक्षक देशों को भी एक बार देख लेना कि कौन कौन से हैं, 9 हैं, है ना, तो नाम देख लेना उनके। सार्क के सदस्य देशों को भी एक बार देख लेना कि कौन कौन से हैं, तो पर्यवेक्षक सदस्य और सदस्य देश होना अलग अलग होता है, तो उनको देख लेना। प्रश्न क्रमांक 19 है कि जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, ये किसके कारण होता है। तो देखो जब जो शेविंग ब्रश होता है ना, आपने सैलून वगैरह पर देखा होगा, तो जब उसको पानी से निकाला जाता है तो उसके जो बाल होते हैं ब्रश के वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ये किस बल के कारण होता है, क्यों होता है ऐसा, ये पूछा जा रहा है। तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, पृष्ठ तनाव। देखो किसी द्रव्य का वह विशेष गुण होता है पृष्ठ तनाव, वह कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, कम से कम जो है क्षेत्रफल घेरने की कोशिश की जाती है, द्रव्य के गुण के कारण ऐसा होता है। प्रश्न क्रमांक 20 है कि जनजातियों में से कौन बहुपति प्रथा मानती हैं, भारत की कौन सी जनजाति जो है बहुपति प्रथा को मानती हैं, और उपयुक्त कथन में से सत्य कथन की पहचान करनी है हमें। तो देखते हैं क्या गोंड जनजाति में बहुपति प्रथा पढ़ाई थी क्या, नहीं ना, तो ये तो नहीं होगा। तो गोंड जनजाति में बहुपति प्रथा नहीं होती है, साथ ही नागा जनजाति में भी बहुपति प्रथा नहीं होती है। लेकिन जो खस जनजाति है और टोडा, खस और टोडा जनजाति में जो है बहुपति प्रथा होती है। तो खस और टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा होती है। बहुपति प्रथा का मतलब होता है कि एक ही महिला के एक से अधिक पति होते हैं, उनको बहुपति प्रथा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहधारण कहलाते हैं। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन जो है कुलाहधारण कहलाते हैं, इन ऑप्शनों में से बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से किसे जो है कुलाहधारण कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर है सैयद जो है ना वो कुलाहदौरन कहलाते थे। देखो सैयद को कुलाहदौरन कहलाते थे। सैयदों को मुस्लिम समाज में विशेष स्थान था, और उन्होंने पैगंबर की बेटी फातिमा के माध्यम से पैगंबर का वंशज होने का जो है दावा किया था। सैयद वंश ने दिल्ली पर जो है 1414 से 1451 तक 37 वर्षों तक शासन किया है। तो सैयद वंश ने जो है दिल्ली पर शासन किया है कितने वर्षों तक, 37 वर्ष तक। कब से कब तक, 1414 से 1451 तक इनका शासनकाल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने एशियाई विकास बैंक में भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो वह मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्हें एशियाई विकास बैंक में भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो जो प्रकाश चंद्र सेठी हैं, इनको एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है ना उसमें इंडिया की तरफ से गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला जो प्रश्न है
वन बंधु कल्याण योजना, कौन सी? वन बंधु कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन बंधु कल्याण योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था आदिवासियों का कल्याण। क्या था मुख्य उद्देश्य? था वन बंधु कल्याण योजना का आदिवासियों का कल्याण जो है वन बंधु कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न क्रमांक 24 है, पूछा जा रहा है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा जो है ना, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसकी जो स्थापना है 1986 में की गई थी। कब? 1986 में, 13 फरवरी के दिन 1986 में इसकी स्थापना की गई थी अपेडा की। अगला प्रश्न है, IMAC का है एक प्रकार का, तो क्या है ये बताना है कि IMAC एक प्रकार की क्या है? तो IMAC जो है एक प्रकार की डेस्कटॉप कंप्यूटर मशीन है। कैसी है? डेस्कटॉप कंप्यूटर मशीन है। तो इसमें डेस्कटॉप तो कहीं लिखा नहीं है, तो मशीन ऑप्शन में है, तो हम इसका सही आंसर करेंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर मशीन है और ये एप्पल द्वारा डिजाइन की गई है। किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा जो है डिजाइन किया गया है इसे। प्रश्न क्रमांक 26 है, समादेश्वर शिवालय कहाँ स्थित है? समादेश्वर शिवालय जो है चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? समादेश्वर शिवालय जो है चित्तौड़गढ़ में है। तो समादेश्वर शिवालय जो है आपको चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 27 है, अच्छा ये जो समादेश्वर शिवालय है ना, इसका निर्माण राजा भोज ने कराया था। किसने? राजा भोज ने। तो यह भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जीव मंडल के बारे में गलत है? मतलब गलत कथन की पहचान करनी है कि कौन सा जो है गलत कथन है। जीव मंडल से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखो, जीव मंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वातावरण का संयोजन है, तो बिल्कुल है, ये तो सही कथन है पहला, है ना। जीव मंडल स्थल मंडल में समान रूप से मौजूद होता है, तो जीव मंडल जो है स्थल मंडल में समान रूप से लिखा हुआ है, तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि समान रूप से ही मौजूद होगा। तो हर जगह ऐसा नहीं होता है कि समान रूप से ही जीव मंडल जो है जीव जो है स्थल मंडल में हो। देखो, स्थल मंडल जो है ना, धरती भू है जो है ना, उस पर जरूरी नहीं कि हर जगह जीव जो है एक से ही मिले, है ना। तो जैसे आप देखेंगे उत्तर भारत के मैदानों में जो है जनसंख्या अधिक पाई जाती है ना। और जैसे कहीं विषुवत रेखीय वन जो है ना, वहां पे अलग अलग प्रजाति की बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन आप रेगिस्तान में जाओगे तो उतनी जैव विविधता देखने को नहीं मिलती ना। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन जो है बी गलत हो जाएगा, और हमें गलत कथन बताना था। इस आधार पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो इनमें से कहाँ जो है तेल शोधक कारखाना नहीं है, ये बताना है। तो जो हटिया है, हटिया में तेल शोधक कारखाना नहीं है, जबकि कोयली, नून माटी और बरौनी, कोयली, नून माटी और बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। तो कोयली कहाँ पर है? गुजरात में है। नूना माटी कहाँ पर है? असम में है। और बरौनी कहाँ पर है? बिहार में है। यहाँ तीनों जगह पर तेल शोधक कारखाने हैं। जबकि हटिया कहाँ पर है? ये झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित एक नगर है हटिया। क्वेश्चन नंबर 29 है और पूछा जा रहा है कि बाय कॉमा सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था 1924-25 में। बाय कॉमा जो सत्याग्रह है कहाँ चलाया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो बाय कॉमा सत्याग्रह का संबंध है केरल से। कहाँ से? केरल से। ये केरल में प्रारंभ हुआ था और किसके खिलाफ? छुआछूत के खिलाफ जो है बाय कॉमा सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। और इसके प्रवर्तक थे नारायण गुरु व एन कुमारन जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो बाय कॉमा सत्याग्रह केरल राज्य, और किसके खिलाफ? तो अस्पृश्यता के खिलाफ, और प्रवर्तक माने जाते हैं नारायण गुरु और एन कुमारन को प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 30 है और यहाँ पर एक साइड खेल शब्दावली दी है और दूसरी साइड दिया हुआ है खेल, और हमें जो है इससे संबंधित करना है, मेल कराना है इसका कि क्या होगा। तो बुल्स आई जो है ना, बुल्स आई, तो बुल्स आई निशानेबाजी से संबंधित है। किससे है? निशानेबाजी से संबंधित है। आप इसको ऐसे याद रखोगे, देखो आई मतलब आंख, आंख की तो सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना निशानेबाजी में, तो बुल्स आई जो है ना निशानेबाजी से संबंधित है। और जो दूसरा है कैंडी, कैंडी किससे संबंधित है? तो दूसरा कैंडी जो है ना, कैंडी का संबंध है गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से संबंधित है कैंडी। और जो ड्यूस है,
ड्यूस का संबंध है टेनिस से। किससे है ड्यूस का संबंध? टेनिस से। और जो गुगली है ना, गुगली का संबंध है क्रिकेट से। किससे है? गुगली का संबंध है क्रिकेट से। तो बुल्सआई निशानेबाजी, कैंडी गोल्फ, ड्यूस टेनिस और गुगली जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो देखो, अगर आपको चौथा ही पता होता ना कि गुगली क्रिकेट से संबंधित है, तो आपके दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते, क्योंकि चौथे का क्या है? पहला है, तो ये तो जो होगा नहीं लास्ट वाला, और ये भी नहीं होगा लास्ट वाला। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पहले वाले का अगर निशानेबाजी है तो दोनों में पहला तीसरा ही तीसरा है ना। उसके बाद तीसरा भी दूसरा है, तीसरा भी हमें इससे पता चल गया। बचा था कैंडी, तो कैंडी का क्या है? कैंडी का है गोल्फ, है ना। कैंडी का है गोल्फ। तो दूसरे का चौथा देखना था, तो दूसरे का चौथा किसमें है? ए में है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिवनी जिले के सीताफल को किस नाम से जाना जाता है? तो सिवनी जिले का जो सीताफल है उसको जंबो सीताफल के नाम से जाना जाता है। किससे? जंबो सीताफल के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1988-89 में विशेष खाद्यान्न उत्पाद कार्यक्रम को शुरू किया गया था। किसका है कार्यक्रम? केंद्र सरकार का है ये कार्यक्रम। अब इस बार कथन दिए हुए हैं और उपयुक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों का सही चयन करना है कि कौन सा जो है सही है। तो हम पहला कथन देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समावर्तन हिंदू दासों की एक श्रेणी है। तो क्या ऐसा है कि समावर्तन जो है हिंदू दासों की एक श्रेणी है? तो ऐसा नहीं है, समावर्तन हिंदू दासों की श्रेणी नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। तो पहला तो गलत है ना, पहला कथन गलत है। तो ठीक है, एक दूसरा ही पढ़ लेते हैं। शंकर वर्मा को कश्मीर के लाहौर वंश का संस्थापक माना जाता है। तो शंकर वर्मा को कश्मीर का लाहौर वंश का संस्थापक नहीं माना जाता, बल्कि किसे माना जाता है? संग्राम राज था। तो लाहौर वंश का जो संस्थापक है संग्राम राज को माना जाता है। किसको? संग्राम राज को। देखो क्या होता है, जब गुरुकुल में शिक्षा समाप्त कर लेने के पश्चात विद्यार्थी जब घर लौटता है ना, तो उसको बोलते हैं समापवर्तन संस्कार। क्या बोलते हैं? समापवर्तन संस्कार के नाम से उसे जाना जाता है, ना कि हिंदू की दासों की श्रेणियां नहीं थी। क्या होता है, जब विद्यार्थी गुरुकुल से शिक्षा समाप्त करके लौटते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है समावर्तन संस्कार। और जो शंकर बर्मन है, इनका संबंध लाहौर वंश से नहीं बल्कि किससे? ये संस्थापक थे। लाहौर वंश के संस्थापक कौन था? राज था, जो कि कश्मीर का एक वंश हुआ करता था। इस प्रकार से दोनों कथन गलत हैं और आंसर में कौन सा होगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 34 है, किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? तो जो मोहिनी अट्टम है इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं। तो मोहिनी अट्टम में पुरुष भाग नहीं लेते हैं, बल्कि मणिपुर, कथक और कथकली में तो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुक्ता किसकी उन्नत किस्म है? पूछा जा रहा है। तो मुक्ता जो है अलसी की, किसकी? अलसी की जो है उन्नत किस्म है। मुक्ता अलसी की उन्नत किस्म है। एक साइड महामात्र दिए हुए हैं और एक साइड दिया हुआ है कार्य, कि उनका कार्य क्या हुआ करता था प्राचीन काल में। तो एक साइड महामात्र और एक साइड कार्य दिए हुए हैं। तो देखो, जो अंत महामात्र था ना, अंत महामात्र का कार्य हुआ करता था सीमांत क्षेत्रों के प्रभारी के रूप में हुआ करता था। अंत महामात्र किसके? सीमांत क्षेत्रों के प्रभारी के रूप में कार्य करता था अंत महामात्र। और जो इथिजक महामात्र था ना, इथिजक महामात्र, ये महिला कल्याण से संबंधित था, इथिजक महामात्र। और जो धम्म महामात्र हुआ करता था ना, धम्म महामात्र, तो धम्म महामात्र का काम था धम्म का प्रचार करना। और अब बचा एक नगल बियोल हक, नगर बियोह लक जो है नगर प्रशासन से संबंध था। तो हो जाएगा पहले का चौथा, है ना, और दूसरे का पहला। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है? तो सबसे कम पूछा जा रहा है कि सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है। तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला है। भोपाल सबसे कम कुपोषित जिला की बात की जा रही थी, तो कौन सा है? भोपाल जो है सबसे कम कुपोषित जिला है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो हमें ये बताना है कि कौन सा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो
जो भूमि और भवन है ना, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत आता है भूमि और भवन। तो देखो अभी आपने उससे पहले को जो प्रश्न देखा है वो भोपाल से संबंधित था। भोपाल जो है मध्य प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला है। अब सबसे कम है तो सबसे अधिक भी होगा कोई, तो सबसे अधिक कुपोषित जिला जो है ना वो श्योपुर है। कौन सा है? श्योपुर है। श्योपुर जो है ना मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला है और सबसे कम कुपोषित भोपाल, याद रखना है। उसके बाद जो प्रश्न देखा राज्य सूची विषय से संबंधित था, तो भूमि और भवन जो है राज्य सूची का विषय है। देखो संविधान में शक्तियों के विभाजन के लिए सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जो गुड़ी पड़वा है, गुड़ी पड़वा पर्व जो है किस राज्य से संबंधित है? तो गुड़ी पड़वा पर्व जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। किससे? महाराष्ट्र राज्य से ये संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 40 है, ओजोन निर्माण की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ओजोन निर्माण की जो अभिक्रिया है क्या कहलाती है? तो ओजोन निर्माण की अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है इसे कहा जाता है। ओजोन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 41 है, निम्नलिखित में से किस सेल समूह में जीवाश्म अवशेष नहीं मिलते हैं? तो इनमें से कौन सा सेल समूह है जिसमें जीवाश्म के अवशेष नहीं मिलते हैं? तो आद्य महाकल्प में जो है जीवाश्म अवशेष नहीं मिलते हैं। महादेव श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? तो महादेव श्रेणी जो है ना उसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है, ठीक है। और दूसरा है क्वार्ट जड़, तो दोनों से ही हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बलुआ पत्थर और क्वार्ट जड़ दोनों से ही महादेव श्रेणी का निर्माण हुआ है। पॉलिटी से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे हाई लेवल के तक क्वेश्चन आते हैं इंडियन पॉलिटी से। तो 5-6 क्वेश्चन आते हैं लेकिन आते अच्छे हैं, है ना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकार नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि जो भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकार नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? तो ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 144 में। किसमें? अनुच्छेद 144 में कहा गया है। सभी अनुच्छेद पढ़ के जाना है ना, क्योंकि अनुच्छेदों से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो निश्चित ही रहता है। तो देखो अनुच्छेद 144 में ऐसा कहा गया है कि जो भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकार है ना वो नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। इसके अलावा जो अनुच्छेद 121 है ना, अनुच्छेद 121 ये क्या बताता है? ये बताता है कि संसद में चर्चा के प्रतिबंध से संबंधित है अनुच्छेद 121। 137 क्या कहता है? अनुच्छेद 137 जो है ये बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा क्षेत्राधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 137। और राज्यपाल पद हेतु योग्यता से संबंधित है, अनुच्छेद 157। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो इनमें से 3 को हुआ है, एक को नहीं हुआ है। तो वो कौन सा है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है? तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ को, संयुक्त राष्ट्र संघ को मिला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी मिला है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को भी मिल चुका है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को अभी तक जो है शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो आया आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, घृत कुमारी जिसे एलोवेरा के किस भाग को औषधि तथा कॉस्मेटिक के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो घृत कुमारी होती है एलोवेरा, इसका जो पत्ती होती है ना, लीफ जो पत्ती होती है उस हिस्से को जो है औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। घृत कुमारी अफ्रीकी गुलबर्ग का पौधा है एक प्रकार से, और यह एक औषधीय पौधा है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी मिलता है। च्युइंगम चूसने के बाद बचे भाग को चकल कहते हैं। च्युइंगम चूसने के बाद जो बचता है ना उसको चकल कहते हैं। यह किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो जपोटा जो वृक्ष है ना उससे प्राप्त होता है। तो जो आप च्युइंगम चूसने के बाद या कचर कचर खाने के बाद जो फेंक देते हो ना, जब भी फेंको तो याद आना चाहिए आपको कि चकल, और ये बनता किससे है? जपोटा वृक्ष से बनता है। अगला प्रश्न आदित्य एल1 से है, संबंधित है, और हमें आदित्य एल1 के बारे में देखना है कि क्या क्या सही है। तो देखते हैं। इसके लिए PSLV C57 जो है ना प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया है आदित्य एल1, तो बिल्कुल किया गया है। यह नियर
यूवी बैंड में सोलर डिस्क का अवलोकन करेगा, तो यह भी सही है। और इसे लैग्रेंज पॉइंट पर हेलो कक्षा में स्थापित किया गया है, तो यह कथन भी सही है। तो आदित्य L1 से संबंधित ये तीनों ही कथन जो है सही है कि PSLV C55 से प्रक्षेपित किया गया था, नियर यूवी बैंड में सोलर डिस्क का अवलोकन करने के लिए भेजा गया है, इसे लैग्रेंज पॉइंट के पर हेलो कक्षा में स्थापित किया गया है, यह भी सही है। तो एक प्रकार से भारत का ये सूर्य मिशन है। क्या है? भारत का सूर्य मिशन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो सेठ गोविंद दास जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 49 है और आपको बताना है कि उदयगिरी की गुफाओं में गुफा नंबर 1 का स्थानीय नाम क्या है? तो जो उदयगिरी की गुफाएं हैं उनमें गुफा नंबर जो 1 है ना, उसका स्थानीय नाम था सूरज गुफा। क्या है? स्थानीय नाम है उसका सूरज गुफा। अब आपको देखते हैं थोड़ी सी चीजें उदयगिरी की गुफाओं के बारे में समझ लेते हैं। देखो, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में है, पहला। और दूसरा, किस धर्म से संबंधित हैं? तो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं उदयगिरी की गुफाएं। गुफा नंबर 1 का स्थानीय नाम है सूरज गुफा। और यहाँ पर कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 20 गुफाएं हैं। तो एक तो विदिशा जिला याद रखना है, हिंदू व जैन धर्म को याद रखना है। इतनी दो चीजें तो विशेष रूप से याद होनी ही चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 50 है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत चौकीगढ़ का किला स्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत जो है चौकीगढ़ का किला स्थित है? तो ये है, चलो हम आपको हिंट करते हैं थोड़ा सा, ये रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। अब क्वेश्चन नंबर 50 का जो है आंसर आप करेंगे ना, ठीक है। एक साइड दी हुई है जनजाति और एक साइड दी है उपजाति, और हमें सही सुमेलित करना है कि किस जनजाति की जो है उपजाति कौन सी है। तो पहले तो आपको जो पता हो जनजातियां उनको कर लीजिएगा, है ना, फिर देखते हैं। तो देखो, जो बैगा जनजाति है ना, बैगा जनजाति की उपजाति है नरौतिया। कौन सी है? नरौतिया जो है बैगा जनजाति की उपजाति है। और भील जनजाति की जो उपजाति है कौन सी है? तो भील जनजाति की उपजाति है बैगास। कौन सी है? भील जनजाति की उपजाति बैगास। तो बैगा की नरौतिया और भील की बैगास। गोंड जनजाति जो है ना, गोंड जनजाति की उपजाति है भटोला। कौन सी है? भटोला। और जो भारिया जनजाति है, अब बची कौन सी? पंडो। तो भारिया जनजाति की उपजाति होगी पंडो। तो यह भी आपको याद रखना है। इस प्रकार से पहले का है चौथा और दूसरे का है पहला। तो ऊपर के दो ऑप्शन तो ये होंगे नहीं, है ना। और फिर तीसरे का कौन सा है? तीसरे का है दूसरा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो है ना, उसमें बताना है कि फीस्ट क्या है। तो फीस्ट क्या है हमें ये बताना है 52 में। तो फीस्ट जो है ना एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? फीस्ट जो है एक सॉफ्टवेयर है। फीस्ट एक सॉफ्टवेयर है जो इसरो और VSSC द्वारा विकसित किया गया है। तो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है फीस्ट को, एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है। कैसगेवी और लिफजेनिया क्या है? कैसगेवी और लिफजेनिया क्या है? तो कैसगेवी और लिफजेनिया जो है एक प्रकार की जीन थेरेपी है। क्या है? एक जीन थेरेपी है। कैसगेवी और लिफजेनिया एक जीन थेरेपी है। राजा की छतरी का निर्माण खानदेश में किस मुगल शासक ने करवाया था? तो राजा की छतरी का निर्माण जो है खानदेश में औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे पर जो है राजा की छतरी का स्मारक है। औरंगजेब द्वारा राजा जयसिंह के सम्मान में ही निर्मित कराया गया था। किसके? राजा जयसिंह के सम्मान में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है। तो वर्षा की परिवर्तनीयता जो है क्या कहलाती है? तो वर्षा की जो परिवर्तनीयता होती है ना, औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है। और औसत वर्षा से कम या फिर औसत वर्षा से अधिक, है ना। और इसकी माप जो है प्रतिशत में इसे मापा जाता है। किसमें? प्रतिशत में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अनुवादनी क्या है? आपको बताना है कि जो अनुवादनी क्या है। तो अनुवादनी एक प्रकार का एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन है। अनुवादनी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बहुभाषी अनुवाद एप्लीकेशन है, एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। क्वेश्चन नंबर 57 है,
अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो 9वां संस्करण है ये फरीदाबाद में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। और कब? 17 जनवरी को। कब? 17 जनवरी को 2024 में। 17 जनवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 है ना, और शानदार क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि इंडियन ओशन जियोइड लो के बारे में विचार कीजिए और बताना है सही कथन। तो इसमें सही कथन की पहचान करनी है कि सही कथन कौन सा है। उपयुक्त में से जो है सही कथन की हमें पहचान करनी है। तो देखते हैं इंडियन ओशन जियोइड लॉ के बारे में। इसकी पहचान हिंद महासागर में ग्रेविटी होल बनाने के कारण की गई थी। तो बिल्कुल सही है कि इसकी पहचान जो है हिंद महासागर में ग्रेविटी होल बनाने के कारण ही की गई थी, इंडियन ओशन जियोइड लॉ की। और दूसरा कथन है यह श्रीलंका के ठीक पश्चिम में स्थित है। तो यह श्रीलंका के ठीक पश्चिम में स्थित नहीं है ना। श्रीलंका के पश्चिम में नहीं है, श्रीलंका के दक्षिण में है। कहाँ पर है? श्रीलंका के दक्षिण में है। तीसरा है इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर वैश्विक स्तर से 100 मीटर कम है। तो ये सही है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसका निर्माण टेथिस महासागर के नितल के किनारों से ऊपर उठती पिघली कई चट्टानों के फ्लूमस के कारण हुआ है। तो यह भी सही है। इस प्रकार से पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है मध्य प्रदेश के किस जिले में बेराइट का उत्पादन किया जा होता है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है बेराइट का उत्पादन होता है? तो बेराइट का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा टीकमगढ़ में। कहाँ पर? टीकमगढ़ में जो है मध्य प्रदेश में बेराइट का उत्पादन होता है। एपिडेमिक डिसीज एक्ट महामारी रोग अधिनियम कब बना? तो एपिडेमिक डिसीज एक्ट जो है महामारी रोग अधिनियम कब बना ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है 1897 में ये बना था। महामारी रोग एक्ट कब आया था? 1897 में आया था। क्वेश्चन नंबर 61 है रैन के आयोग के अनुसार भारत में घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों की लगभग संख्या कितनी बताई गई है? तो जो रैन के आयोग है ना, इसने घुमंतु व अर्ध घुमंतु जनजातियों की जो संख्या है वो बताई थी लगभग 1500। कितनी? लगभग 1500 जो है संख्या बताई थी। NFSH 5 2019-21 के अनुसार 20 से 24 वर्ष की आयु की ऐसी कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व हुआ है? तो 20 से 24 वर्ष की आयु की ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनका जो है विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व हुआ है, पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है 23.3। कितना है? 23.3 जो है इसका सही आंसर होगा। सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन है? तो 63, क्वेश्चन नंबर 63 जो है पूछा जा रहा है सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन है? तो कोडिया देवी जो है सहरिया जनजाति की कुल देवी है, कोडिया देवी। क्वेश्चन नंबर 64 है खाद्य श्रृंखला दर्शाती है। तो खाद्य श्रृंखला किसको दर्शाती है? तो खाद्य श्रृंखला जो है ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है। किसको? ऊर्जा के प्रवाह को जो है खाद्य श्रृंखला दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 में पूछा जा रहा है कि प्रद्युम्न एक है तो क्या है प्रद्युम्न? 4 ऑप्शनों में से हमें बताना है कि प्रद्युम्न क्या है। तो प्रद्युम्न जो है एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? प्रद्युम्न एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है और यह बहुत ही कम दूरी पर मार करने में सक्षम है। एक प्रकार से स्वदेश निर्मित एक बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। और 2007 में इसका परीक्षण किया गया था प्रद्युम्न का। क्वेश्चन नंबर 66 है भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य, रेशम का जो है प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये नेवासा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? नेवासा से जो है भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, नेवासा से। क्वेश्चन नंबर 67 है किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा
फारसी में अनुवाद किया गया है? तो योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया है। किसके राज्यकाल में, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका जो सही आंसर है अकबर के राज्यकाल में। किसमें? अकबर के राज्यकाल में इसका जो है किया गया है। टुमारो बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो टुमारो बायोडायवर्सिटी जो पुस्तक है इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके लेखक जो हैं कौन है। तो वंदना शिवा जो हैं इसके लेखक हैं। कौन है? वंदना शिवा इसके राइटर हैं। परिस्थितिकी तंत्र का चालक बल है। परिस्थितिकी तंत्र का जो है चालक बल के बारे में बात की जा रही है। तो सौर ऊर्जा जो है परिस्थितिकी तंत्र का चालक बल क्या है? सौर ऊर्जा को परिस्थितिकी तंत्र का चालक बल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए घटक एक बंद लूप बनाते हैं? तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें जुड़े हुए घटक क्या हैं? एक बंद लूप बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा रिंग टोपोलॉजी, जो है एक प्रकार से बंद लूप का निर्माण करते हैं। किसका? बंद लूप का। क्वेश्चन नंबर 71 है, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? तो ये 1857 की क्रांति के पूर्व की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर है 1.5, 1:5। कितना था? पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? 1:5 था। देखो 1857 की क्रांति हुई, उससे पहले सैनिकों का अनुपात कुछ ऐसा था कि सेना में एक ब्रिटिश अधिकारी होता था और 5 हुआ करते थे उस समय भारतीय सैनिक, है ना। एक अब ब्रिटिश सैनिक और 5 भारतीय सैनिक। लेकिन ये स्थिति कब बदली? जब 1857 का अधिनियम 1858 का अधिनियम आया। क्रांति के पूर्व यूरोपीय सैनिकों की संख्या 45,000 थी, जबकि भारतीयों की संख्या जो है क्रांति के पूर्व 2,38,000 थी, तो उनसे कई गुना अधिक थी। लेकिन 1858 का अधिनियम लाके इसको परिवर्तित कर दिया गया था और जो ब्रिटिश सेना है ना, ब्रिटिश सैनिक है, उनकी मात्रा बढ़ाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है? तो इनमें से कौन सा नृत्य जो है भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है? तो वो है हाथी मना। कौन सा नृत्य है? हाथी मना को भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो इन 4 ऑप्शनों में से ये बताना है कि कौन जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो BN कौल जो है इसके अध्यक्ष नहीं रहे हैं, जबकि N सुंदरम, KC तिवारी और AK पांडे जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का पद रिक्त होने पर कितने दिन के भीतर नए अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 दिन। कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर। एबेल पुरस्कार की बात की जा रही है। एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में। ये 2001 से दिया जा रहा है। मतलब प्रारंभ कब हुआ था? 2001 में जो है ये प्रारंभ हुआ था। सामान्य स्थिति में बाकर सेल की इंडोनेशिया के निकट क्या स्थिति होती है? तो सामान्य स्थिति में जो बाकर सेल है ना, इसकी इंडोनेशिया के पास निम्न दाब बनता है। क्या होता है? निम्न दाब बनता है। अल-नीनो में नीनो किस भाषा का शब्द है? पूछा जा रहा है। तो अल-नीनो में जो नीनो है वो स्पेनिश भाषा का है। किसका? स्पेनिश भाषा का शब्द है अल-नीनो में नीनो। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? कितना सरल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो कौन सा है? तो रूस वर्ष द्वाबशैली, बारहसिंगा जो है ना, रूस वर्ष द्वाबशैली, ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। देखो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है और उसका वैज्ञानिक नाम है रूस वर्ष द्वाबशैली। क्या है? रूस वर्ष द्वाबशैली। और घोषित कब हुआ था? तो 1981 में जो है इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है घोषित किया गया। कब? 1981 में। गुरहार पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो गुरहार पहाड़ है, गुरहार पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए प्रसिद्ध है गुरहार पहाड़। ये कहाँ पर है? गुरहार पहाड़ सिंगरौली में है। और किस खनिज के लिए? तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। असुमेलित
का चयन कीजिए। असुमेलित जो है का चयन कीजिए कि असुमेलित देखना है इनमें से कौन सा जो है असुमेलित है। तो देखते हैं, कादर्मक वंश का संबंध किससे है? तो उज्जैन से है, बिल्कुल सही है ये तो, है ना। और बोधि वंश का संबंध जबलपुर से है, तो ये भी सही है। मग वंश बघेलखंड से संबंध रखता है, ये कथन सही है। कादर्मक वंश उज्जैन, बोधि वंश जबलपुर, मग वंश बघेलखंड। शैल वंश कौन सा है? शैल वंश। शैल वंश का संबंध ग्वालियर से नहीं है, कहाँ से है? महाकौशल से है। तो शैल वंश का संबंध महाकौशल से है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि दक्षिणी दोलन परिघटना किस महासागर से संबंधित है? दक्षिणी दोलन परिघटना जो है किस महासागर से? तो उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर से संबंध रखती है दक्षिणी दोलन की घटना। देखो, दक्षिणी दोलन घटना उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर से संबंधित है, जो इंडोनेशिया और पेरू के निकट वायुदाब में अत्यधिक परिवर्तन को जो है वो प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 82 है, किसी परिस्थिति तंत्र के जैविक घटकों द्वारा संचालित उत्तराधिकार से क्या तात्पर्य है? तो किसी परिस्थिति तंत्र के जैविक घटकों द्वारा संचालित उत्तराधिकार से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य होता है ऑटोजेनिक उत्तराधिकार। किससे? ऑटोजेनिक उत्तराधिकार से इसका जो है संबंध होता है। तबेली महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? मैं खुद पहली बार नाम सुन रहा हूँ, ये तबेली महल है ना, तो इसका आंसर अपन को देखना पड़ेगा। 1 मिनट देख लेते हैं, फिर हम आपको इसका आंसर। तो तबेली महल जो है मांडू में है। कहाँ पर है? मांडू में है तबेली महल। और मांडू जो है जिला धार में आता है। तो मांडू जो है वहीं पर है तबेली महल। और यह रूपमती महल, तबेली महल, हिंडोला महल, जहाज महल, असरफी महल आदि यहीं पर है मांडू में ही। तो ये सब याद रखने हैं। तबेली महल, तबला महल सब याद करना पड़ता है, वही सिलेक्शन लेना है। तो कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। टेस्ट सीरीज उसी के लिए होती है कि ताकि आपकी जो भी चीज़ें छूट कर रही हो ना, तो वो इसके द्वारा कवर हो जाएं। वो जो छिद्र रह रहे हैं ना आपकी दीवार में, उसको बंद करने के काम करती हैं यही। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सी मालवा क्षेत्र की लोक चित्रकला है? तो चित्रकला की बात की जा रही है कि मालवा क्षेत्र की कौन सी है, तो सबनाही जो है ये मालवा क्षेत्र से संबंध रखती है। असुमेलित का चयन करना है इस बार, है ना। तो कौन सा गलत है ये बताना है। और एक साइड स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब हुई है? 1977 में। कब? 1977 में मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल की स्थापना कब हुई है? तो 1972 में। तो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल की स्थापना कब हुई? 1972 में। और मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1962 में की गई है। मध्य प्रदेश वित्त निगम जो है ये 1960 में स्थापित नहीं हुआ है, बल्कि 1955 में स्थापित किया गया था। कब? 1955 में मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना की गई, जिसका स्थान कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन 1962, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल 1972 और मध्य प्रदेश निर्यात निगम जो है 1977 जो है आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 86 है, गोल गधेड़ों विवाह प्रथा किस राज्य के भीलों में मुख्यतः प्रचलित है? गोल गधेड़ों की बात की जा रही है कि गोल गधेड़ों विवाह प्रथा किस राज्य के भीलों में मुख्यतः रूप से जो है देखने को मिलती है? तो गुजरात के जो भील है ना, उनमें गोल गधेड़ों की प्रथा जो है विशेष रूप से देखने को मिलती है। प्रश्न क्रमांक 87 है, चिम्मिनी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? चिम्मिनी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो चिम्मिनी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना, ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? केरल में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के काल में विजया राजे सिंधिया सदन की नेता रही हैं? तो मध्य प्रदेश के वह कौन से मुख्यमंत्री थे जिनके समय पर सदन की नेता कौन थी? तो विजया राजे सिंधिया जो है उस समय सदन की नेता हुआ करती थी। तो श्री गोविंद नारायण सिंह जो है ना, उस समय मुख्यमंत्री थे, जिस समय ये विजया राजे सिंधिया सदन की नेता रही हैं। अगला प्रश्न है, चेन्नई तेल रिसाव की घटना कब घटित हुई? चेन्नई तेल रिसाव की जो घटना है
ये घटित हुई थी, कब हुई थी घटित? तो चेन्नई तेल रिसाव की घटना 2017 में घटित हुई थी। कब? 2017 में घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो बालों का सफ़ेद होना जो है विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन बी में भी कौन सा? तो विटामिन बी जो है B5, विटामिन B5 की कमी से जो है होता है कौन सा? बालों की सफ़ेद होना विटामिन B5 के कारण होता है। और B5 का जो रासायनिक नाम है पैटोथेनिक अम्ल होता है। इसके कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। अगर आप आंवला और मूंगफली का सेवन करते हो ना, तो फिर आपके बाल जो हैं सफ़ेद नहीं होंगे, इसलिए आप आंवले और मूंगफली का सेवन कर सकते हो, उससे आपको B5 जो है प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से कौन गौड़ जनजाति की उपजाति नहीं है? तो इनमें से ये बताना है कि कौन सी जो है गौड़ जनजाति की उपजाति नहीं है। बाकी 3 होंगी, है ना। तो देखो, मुरिया जनजाति तो गौड़ जनजाति की उपजाति है, ओझा भी है गौड़, है ना, और कंडरा भी है, लेकिन जो मडहारा है ना, ये नहीं है। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर हो जाएगा। मडहा जो है ना, ये गौड़ जनजाति की उपजाति नहीं है। तो मुरिया, ओझा और कंडरा गौड़ जनजाति की उपजाति हैं। सत्यभामा सैट उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो सत्यभामा सैट उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था, ये बताना है। तो इसका जो प्रक्षेपण है 2016 में किया गया था। कब किया गया था? 2016 में किया गया था। और जो सत्यभामा सैट उपग्रह है, एक प्रकार का शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। कैसा है? शैक्षणिक। 2016 में इसे प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 है, राष्ट्रीय महिला आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्र ये है तो केंद्र सरकार को ही करेगा। किसको? केंद्र सरकार को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प, LISP, लिस्प का विकास किसने किया है? तो प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प जो है इसका विकास किसने किया है? जॉन मैकार्थी ने जो है इसको विकास किया था। तो जॉन मैकार्थी जो है इसका विकास किया है। एक प्रोग्रामिंग भाषा है और इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है फुल फॉर्म? लिस्ट प्रोसेसर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि भीलों में जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान करवाने की प्रथा क्या कहलाती है? तो देखो, भीलों में जब जन्म होता है ना, तो जो प्रसूता होती है ना, उनको जन्म के 7वें दिन जो है स्नान कराए जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको शांता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांता जो है उसको कहा जाता है। उस प्रथा को शांता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, पाटनगढ़ चित्रकारी किस समुदाय से संबंधित है? ये बताना है कि पाटनगढ़ चित्रकारी जो है किस समुदाय से संबंधित है। तो पाटनगढ़ चित्रकारी का संबंध गौड़ समुदाय से है। किससे है? गौड़ समुदाय से। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 97 है, किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 13वां संविधान संशोधन जो है कौन सा? 13वां संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रश्न क्रमांक 98 है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहा जाता है कलसुबाई। कौन सी? कलसुबाई चोटी जो है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1664। कितनी? 1664। और किस राज्य में है? तो ये उत्तरी सह्याद्री मतलब महाराष्ट्र राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी? तो सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है ये प्रारंभ की गई थी सितंबर 2017 में। कब? सितंबर 2017 में। 25 सितंबर 2017 को देश के सभी घरों का विद्युतीकरण करना जो है इसका उद्देश्य है सौभाग्य योजना का। लास्ट प्रश्न है जो इस टेस्ट का कि प्रथम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो प्रथम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था विश्वनाथ आनंद को। प्रथम मेजर खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये विश्वनाथ आनंद को जो है प्रदान किया गया था। 1991-92 में प्रथम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था।
कर्णम मल्लेश्वरी को यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। तो पहली महिला कौन है अगर पूछा जाए तो कर्णम मल्लेश्वरी आंसर करना है। और पहली बार किसे प्रदान किया गया था? विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसे जाना जाता था। तो ये इस प्रकार से हमने हमारे 100 प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया है। एक बार जल्दी से वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस वैल्यू एडेड कंटेंट का जो है वो लाभ उठा सकें।